नॉर्मल फोर्स पे थोड़ी और बात करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक जूता है जो कि यहाँ एक रूम पे रखा हुआ है। अब इस जूते के उठा के मैं यहाँ दीवार पे लगा देने वाला हूँ, ऐसे इसे ऐसे घुमा के मैं दीवार पे लगा देने वाला हूँ। अब इसे इस पोजीशन पे होल्ड करके रखने के लिए मैं इस पे एक फोर्स लगाऊंगा, कुछ इस एंगल पे। ये फोर्स वेक्टर हो गया। इसकी मैग्नीट्यूड मान लो कि F1 है, F1, और ये वर्टिकल से कुछ फाई एंगल पे लग रही है। अब हमें पता लगाना है कि इस जूते पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा इस दीवार से। अब देखो, सबसे पहले हम इसकी FBD बनाएंगे, तो यहाँ पे बना लेते हैं इसकी FBD। अब क्योंकि इसका कुछ मास m होने वाला है तो इस पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ। अब बचपन में मैं जल्दी से इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन बना देता था ऊपर की तरफ, क्योंकि मुझे आदत हो गई थी जब भी mg होगा तो ऊपर पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगा इक्वल मैग्नीट्यूड का। लेकिन ये ट्रू नहीं होने वाला है इस केस में, और ऐसा इसलिए क्योंकि जूता अब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे नहीं रखा हुआ है, ये यहाँ वर्टिकल सरफेस से कांटेक्ट में है, ठीक है। और देखो, नॉर्मल का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर। नॉर्मल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तब दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाते हैं सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा जूता एक वर्टिकल वॉल से कांटेक्ट में है, तो ये दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगा रहे होंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट जो कि है वर्टिकल, यानी कि नॉर्मल लगेगी इस दिशा में, इस दिशा में। अब बना लेते हैं इसे, ये हो जाएगी मेरी नॉर्मल फोर्स, फोर्स ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पे मैंने F1 भी लगाया तो उसे भी बना लेते हैं, F1 ये कुछ ऐसे होगा। मान लो कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि इतने ही सारे फोर्सेस हैं इस FBD में। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम न्यूटन का सेकंड लॉ का इस्तेमाल करेंगे, और इसे भी लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन नेट A net is equal to net force F net divided by mass, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्योंकि सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करने वाले हैं, और एक्स डायरेक्शन की बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि हमें निकालना है नॉर्मल फोर्स की वैल्यू, और नॉर्मल फोर्सेस यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में है ना, तो वाई डायरेक्शन से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशन और एक्स डायरेक्शन के फोर्स की। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है हमारा, तो देखो ये जूता यहाँ पे लगा हुआ है इस फोर्स के कारण। अब ये फोर्स इसे मान लो कि ऊपर नीचे हिला रहा हो, कुछ भी कर रहा हो वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इस जूते का कोई मोशन नहीं होने वाला है। ये जूता हमेशा इस दीवार से चिपका ही रहेगा। ये इस दीवार को तोड़ के इधर नहीं जा रहा है, या फिर ये इस दीवार को छोड़ के इधर नहीं जा रहा है। यानी कि मेरे जूते पे कोई भी ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है जो कि इसे मूव करने पे मजबूर कर दे एक्स डायरेक्शन में। यानी कि मैं मान सकता हूं कि एक्स डायरेक्शन में इसकी नेट वेलोसिटी 0 है, नेट एक्सेलरेशन भी 0 है। इस जूते का कोई भी मोशन इधर डायरेक्शन में नहीं होने वाला है। तो अब इसे लिख लेते हैं, ए नेट इन एक्स डायरेक्शन ये हो गया 0, दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो मुझे तो एक फोर्स दिख रहा है एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल का, और इसे मैं लिखूंगा प्लस Fn, और प्लस इसलिए क्योंकि साइन कन्वेंशन के अनुसार राइट में पॉइंट करने वाली वेक्टर्स वो पॉजिटिव होंगी। और कौन सी वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, mg तो मेरा y डायरेक्शन में, तो इसे तो भूल जाओ। F1 ये दोनों ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो इसे मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब इसे यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब वैसे तो हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है, यहाँ पे मैं साइन फाई का इस्तेमाल करूंगा और इसकी मदद से मैं F1x निकाल लूंगा, यानी कि F1 की x डायरेक्शन वाली कंपोनेंट, और ये हो जाएगी साइन फाई होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि F1x ये हो जाएगी जो कि ऑपोजिट है, ये हो जाएगी F1 इंटू साइन ऑफ फाई, F1 इंटू साइन ऑफ फाई। अब इसके बारे में डिटेल में हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात किया है, तो अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है तो तुम उनको देख के आ जाना, ठीक है। तो चलो, ये तो होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इसे अगर मैं फॉर्मूले में डालूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस F1x माइनस F1 साइन ऑफ फाई, और माइनस इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट साइड पॉइंट कर रही है, और लेफ्ट साइड पॉइंट करने वाली वेक्टर को हम नेगेटिव लिखते हैं। अब ये पूरी चीज हो गई पूरी हमारी नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। इसे मैं डिवाइड कर दूंगा मास से। अब दोनों साइड अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू Fn नॉर्मल का फोर्स माइनस F1 साइन फाई। अब मुझे निकालना है Fn की वैल्यू, तो दोनों साइड हम F1 साइन ऑफ फाई को ऐड कर देंगे ताकि यहां पे बच जाए सिर्फ और सिर्फ Fn।
तो फिर मेरे पास आ जाएगा Fn इज इक्वल टू F1 साइन ऑफ फाई। और ये सही बात भी है, जितने फोर्स से जूता दीवार को ढकेलेगा उतने ही फोर्स से दीवार भी जूते को वापस ढकेल रही होगी, और यही तो होता है नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो, दीवार कोशिश करेगी कि जूता दीवार को तोड़ के अंदर नहीं घुस जाए, है ना, तो इसलिए ये बस इतना ही फोर्स लगाएगी जितने फोर्स से जूता दीवार को ढकेल रहा होगा, और वो है एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ हमारा फोर्स विच इज F1 साइन ऑफ फाई। अब इस FBD से भी हमें यही पता चल रहा है, ये एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा फोर्स का हमारा एस डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स। और अगर तुम देखो तो नेट एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए 0, तो उसके लिए नेट एक्सेलरेशन 0 होने के लिए Fn को बराबर होना पड़ेगा F1 साइन ऑफ फाई के। अब देखो, ये तो तभी ट्रू था जब एक्स डायरेक्शन में बस 2 ही फोर्सेस थे। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में एक और फोर्स लगा दूं तो क्या होने वाला है? अगर मैं यहाँ पे जूते को ढकेलूं F2 से, एक और फोर्स मैंने लगा दिया इस पे, तो यहाँ देखो FBD में भी एक और फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में F2। सिमिलरली यहाँ पे अगर नेट फोर्स हम लगाएंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा -F2। इसे मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ये इतनी सी जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा -F2, और माइनस इसलिए क्योंकि फोर्स हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा -F2, क्योंकि मास मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। और उसके बाद क्योंकि मुझे Fn निकालना है, इसलिए मैं दोनों साइड F2 जोड़ दूंगा, तो यानी कि +F2 आ जाएगा यहाँ पे, +F2, और मेरा नॉर्मल फोर्स बढ़ गया है। और ये भी जाहिर सी बात है, क्योंकि अब मैं दीवार को बहुत ही ज़्यादा फोर्स से ढकेल रहा हूँ, इसलिए दीवार भी ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी इसको बैलेंस करने के लिए। अब अगर जूते पे मैं एक फोर्स लगा रहा होता वर्टिकल डायरेक्शन में, F3 वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ ऐसे, तो क्या होता मेरे नॉर्मल रिएक्शन पे? तो ये फोर्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर तुम जूते पे फोर्स लगाओ तो इसके कारण हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, तुम जूते को और फोर्स से या फिर कम फोर्स से दीवार पे तो नहीं ढकेल रहे हो। वर्टिकल डायरेक्शन का कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी अफेक्ट नहीं ला सकता है, इसलिए इस फोर्स के कारण, वर्टिकल फोर्सेस के कारण हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी कि नॉर्मल रिएक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि हमारी नॉर्मल रिएक्शन जो है ना वो वैसे की वैसे ही रहने वाली है। और यहाँ देखो, हमारी ग्रेविटी का जो फोर्स है ये भी अफेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन के फोर्स को। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन तो निकालना सीख लिया है, आओ एक बार रीकैप कर लेते हैं। तो बहुत बार हम ये गलती कर देते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg कर देते हैं। अब ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात कि नॉर्मल फोर्स हमेशा एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो यानी कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में होना तभी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, एक के कारण दूसरे पे और दूसरे के कारण पहले पे। अब तीसरी बात ये कि नॉर्मल रिएक्शन को हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर तुम और फोर्सेस लगाते जाओ, F2 F3 वगैरह लगाते जाओ, तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन चेंज भी होता रहेगा। और आखिरी बात ये कि अगर तुम एक फोर्स को किसी एंगल पे लगाओ ऑब्जेक्ट पे, तो उस फोर्स का जो कंपोनेंट है ना, जो कि नॉर्मल रिएक्शन में के डायरेक्शन में, वही इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल रिएक्शन को चेंज करने में।